वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही हो। जिस तरह से हमने पिछले इसके मुगलों के शासनकाल के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि बाबर आए और किस तरह से उन्होंने शासन किया, किस तरह से अपने साम्राज्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि उनकी मृत्यु के जस्ट पश्चात उनके पुत्र हुमायूं उस गद्दी पर बैठे और वो दूसरा सम्राट बने। उनके बाद उन्होंने अपने राज्य को विस्तार किया, किस तरह से उन्होंने युद्ध लड़ा और किस तरह से फिर उनकी अपने ही भवन में, दीनपना भवन में सीढ़ी से फिसलने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके पुत्र अकबर शासन पर बैठे। अब अकबर जो थे वो मुगल सम्राट के सबसे महान सम्राट माने जाते हैं, मुगल सम्राटों के कालों के सबसे महान सम्राट माने जाते हैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में उमरकॉट, सिंध यानी कि पाकिस्तान में हुआ था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में उमरकोट, सिंध, पाकिस्तान में हुआ था। वो एक साहसी और अपने अपने मूल कालों में सबसे सम्राटों में सबसे उच्च पद पर थे। यानी उनका जो शासन रहा है वो काफी लंबा रहा है, काफी यादगार रहा है। सबसे ज्यादा शासन भी इन्हीं ने किया है। तो देखते हैं, इनके शासनकाल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इनका शासनकाल था 1556 से लेके 1605 तक, और इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट 1556 से लेके 1570 तक, और सेकेंड है 1570 से लेकर के 85 तक, और थर्ड आ जाता है 1585 से लेके 1605 तक। इनके शासनकाल के 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी इन्होंने शासन किस प्रकार से किया, कहाँ कहाँ किया, तो आइए हम जानते हैं इनके बारे में। जो अकबर थे, इन्होंने अपने शासनकाल में 13 ही साल के जब ये थे तो इनको सम्राट बना दिया गया था। यानी जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात ही इनको क्या किया, इनको वहां का सम्राट घोषित कर दिया गया था। बहुत ही अल्प आयु में इनको वहां का सम्राट घोषित कर दिए गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे बड़े होते गए, और इन्होंने अपने जीवन काल में कितनी शादियां की थी? 6 शादियां की थी इन्होंने। इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम था रुकैया। इनकी फर्स्ट वाइफ जो थी उसका नाम था रुकैया, और जो सेकेंड वाइफ थी उनका नाम था शेरा। नाम था खेरा, खेरा बेगम। जो रुकैया थी, ये इनके जो ये राजनीतिक कार्य किया करते थे उनमें उनका साथ सबसे ज्यादा कौन देती थी? वो रुकैया देती थी। और सेकेंड वाइफ थी इनकी खेरा, और थर्ड वाइफ जो थी इनकी, उनका नाम था सलीमा। सलीमा सुल्तान। फिर इनकी फोर्थ विवाह हुआ। तो फोर्थ विवाह जिनसे हुआ वो भक्कर के शासक थे महमूद, उनकी पुत्री से इनका विवाह हुआ, भकरी बेगम से। फिफ्थ आती है जोधाबाई, जो इनकी सबसे ज्यादा प्रिय वाइफ थी। इनको जब ये अजमेर में वहां पर उस पर कब्जा करने गए थे तो वहां के राजपूतों ने वहां पर
मतलब इनसे रिश्तेदारी का प्रस्ताव रखा और इनसे उन्होंने मतलब प्रस्ताव रखा कि मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे दरबार में कर दूंगा। तो अकबर वहां पे अपना कब्जा करने गए थे, तो वो राजपूतों से अपनी रिश्तेदारी बनाकर उन्होंने जोधाबाई से उस टाइम पे विवाह कर लिया था। तो जोधाबाई को अपनी एक राजपूत लड़की थी, तो उसको अपने दरबार में लाके उन्होंने मरियम मरियम उस जमानी नाम दिया इनको। जोधेबाई का दूसरा नाम जब ये इनकी वाइफ बन के आई, इनके दरबार में आई, तो इनका नाम क्या दिया, मरियम उस जमानी। और फिर इनकी सिक्स्थ वाइफ थी, सबसे लास्ट वाइफ, उसका नाम था कशीमा बानो। फर्स्ट थी रुकैया सुल्तान, सेकेंड थी खेरा बेगम, थर्ड थी सलीमा सुल्तान, फोर्थ थी बकरी बेगम, फिफ्थ थी जोधाबाई मरियम उस जमानी नाम उनको दिया गया दरबार में, दरबारी नाम। और कशीमा बानो इनकी सिक्स वाइफ थी और आखिरी वाइफ थी। यानी कि जरूरी नहीं है, ये अपने शौक से तो शादी किया ही करते थे, साथ में इनको मतलब कहीं भी जा रहे हैं उस पर कब्जा करते थे। तो वहां के लोग इतने अच्छे घराने को होने की वजह से इनको अपनी बेटियां, इनकी पत्नी के रूप में अपनी बेटियों की विवाह इनसे कर दिया करते थे, जिससे क्या होता था, उनका संबंध अच्छा बन जाता था, उनके राज्य पर कब्जा भी नहीं होता था, उनका शासन भी चला करता था। तो इस चीज पे लोग संधि कर लिया करते थे। उसके तत्पश्चात इनके इनके हर बेगम से इनको पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन क्या हुआ, उनके कई पुत्र बचपन में ही, जैसे हसन हुसैन थे, ये दो पुत्र उनको बचपन में ही, छोटी सी उम्र में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इसके बाद में जब लास्ट में उनको बहुत सालों से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जब जोधाबाई से उनका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद जब उनका विवाह हुआ, तो विवाह होने के बाद कई तपस्याओं से, कई उनको तपस्या करनी पड़ी। और माना जाता है कि फतेहपुर में बाबा सलीम चिश्ती ने उन्होंने उनका आशीर्वाद उनको उनको दिया था, मतलब अपने उन्होंने कुछ करके दिया, उसकी दुआओं से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके बारे में, जिसको जहांगीर कहा जाता है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जो अकबर थे वो बहुत ही चीरफुल टाइप के, उनका जो करेक्टर था वो ज्यादा चीरफुल था, यानी बहुत ही प्रेमशील इंसान थे वो। क्योंकि वो क्या एक धर्मशील इंसान थे, वो लोगों के धर्मों का पालन किया करते थे। वो खुद तो मुस्लिम थे, लेकिन दूसरे के धर्मों का कभी अनुपालन नहीं करते थे, कभी उनका मतलब कभी उनका विरस्कार नहीं किया उन्होंने, हमेशा सबको सम्मान का की नजरों से देखा। सारे वो जनता का, वो सबसे बड़ा उनका काम क्या था अकबर का, कि जनता के अंदर उनका वो कोई भी कार्य जनता के हिसाब से करते थे। क्या करते थे, वो लोग जनता के हिसाब से करते थे। तो जनता के हिसाब से जो भी कार्य करेगा, तो वो जनता की नजरों में सबसे सम्मान ओहदा रहेगा। तो डेफिनेटली उनका सबसे सम्मान ओहदा था उनकी सबकी नजरों में। यानी वो जब जो भी कार्य करते थे, मतलब जनता ने दरबार में बोल दिया कि ये चीज होना चाहिए, तो वो चीज कंप्लीट हो जाया करती थी। तो मतलब जनता की बातों को सम्मान रखा करते थे, किसी के धर्म से नहीं, ये हिंदू अन्याय आके मुझे ये बोल रहा है तो मैं इस चीज को नहीं लागू करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। सबकी नजरों को मद्देनजर रख करके वो कार्य किया करते थे। और इनको इमारतें बनाने का भी काफी शौक था, तो इन्होंने बहुत सी इमारतों का निर्माण किया। उनमें सबसे फेमस था एक तो लाहौर का किला, जो सबसे फेमस है अकबर का मकबरा। इसे इसे सॉरी इसे अकबर ने खुद बनवाना स्टार्ट किया था, और बनवाने मतलब बनाते बनाते इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इसका जो बचा खुचा काम था, जो आधा इसका जो निर्माण कार्य था, वो इनके पुत्र जहांगीर के द्वारा उसको कंप्लीट करवाया गया था। और दूसरा इनका था फतेहपुर सीकरी।
ये बहुत फेमस रहा है। वो जब फतेहपुर में रहा करते थे तो एक बाबा थे सलीम चिश्ती, उनके अधीन यानी उनकी वो जो बातें बोलते थे वो उनको मानते थे, उनको अपना गुरु मान लिया था उन्होंने, और उन्हीं की दुआओं से उनको एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी। तो इसलिए वहां पर उन्होंने उस सलीम चिश्ती की यादगार में फतेहपुर सीकरी की वहां पर उन्होंने निर्माण करवाया था। थर्ड था आगरे का किला। ये तीन किले, ये तीन स्थान उनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये इनकी खास बात क्या थी कि ये तीनों को लाल बलुआ पत्थर, पत्थर और साथ में संगमरमर का भी यूज किया था। लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ संगमरमर का भी उस टाइम पे इन किलों में, स्पेशली अकबर के मकबरा में उस टाइम पे यूज किया गया था, जिससे इसकी जो भव्य वो था वास्तुकार वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वहां पर। और ये जो आगरे का किला है ये माना जाता है 119 एकड़ में बनाया गया है, यानी घूमते घूमते बहुत ही लंबा दौर पे बनाया गया है इसको। इसके पश्चात इनके शासनकाल में मनसबदार नियुक्त किए जाते थे। अब ये मनसबदार किन्हें कहा जाता है? जैसे कोई भी व्यक्ति होता है उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, अब उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो उसी को मुगल काल में मनसबदार कहा जाता था, यानी एक सरकारी नौकरी की तरह ही होती थी मनसबदार की नौकरी। तो इसमें जैसे कोई भी सरकारी नौकरी व्यक्ति को मिल जाती है तो हम गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें अपने एरिया में तो जॉब मिलती ही नहीं है, हमें दूसरे एरिया में जाना पड़ता है। तो इस तरह से मनसबदारों की जो जॉब हुआ करती थी वो दूसरे एरिया में रहा करती थी। तो ये क्या करते थे, जिस तरह से इन लोगों के घर बार हुआ करते थे तो वो घर बार अपने किराए पे दिए जाते थे, यानी दूसरों को दे दिए जाते थे इस्तेमाल करने के लिए, और उसका पैसा इन लोगों को यानी किराए के रूप में देगा तो डेफिनेटली उसका पैसा पेमेंट वो लोग इन्हीं को देंगे, और जो इनके खेत हुआ करते थे वो भी दूसरे लोगों को देकर खेती करवाया करते थे। तो जो मनसबदार होते थे यानी ये एक सरकारी नौकरी की तरह इनकी भी नौकरी होती थी। मनसबदार नियुक्त करने के बाद में जो साम्राज्य था, और इन सॉरी जो मनसबदार नियुक्त करने के बाद में उनका वेतन, उनका पद, ये लोग व्यक्ति को देख कर किया जाता था, यानी जो ज्यादा ओहदे पे है उसका वेतन उसके हिसाब से दिया जाएगा। ये आज भी है कि अगर कोई मैनेजर होता है, फिर उसके नीचे काम करते हैं, फिर उसके नीचे काम करते हैं, फिर सबसे नीचे होमगार्ड होता है। तो इस तरह से उस टाइम पे भी सरकारी जो नौकरियों की जो पदे थी वो उस तरह से उस टाइम पे भी दिया जाता था, तो उसका पद और वेतन उसके पद को देख करके उसका वेतन निर्धारण किया जाता था। और मनसबदारों का जो जो सैलरी थी वो काफी अच्छी थी। और कहाँ से इनको प्राप्त होती थी? जो प्रांत हुआ करते थे उन प्रांतों में से जो जमीन से जो राजस्व से निकलता था उनका वो यानी कर जो निकलता था वही कर इनकी सैलरी हुआ करती थी। और साम्राज्य को प्रत्येक साम्राज्य को मुगल काल में जो प्रांत हुआ करते थे उनको सूबा
सूबा कहा जाता था। जो प्रांत हुआ करता था, जो एरिया हुआ करता था, सबका साम्राज्य का अलग अलग एरिया हम लोगों ने बांट दिया। जैसे यहाँ इस टाइम पे क्या होता है कि एरिया बांट देती है, हर एरिया का नाम अलग है। जैसे यहाँ पे हर एक एरिया का नाम अलग है, जहाँ पे आप प्रेजेंट है वो एरिया का नाम अलग है, उसके उससे थोड़ी दूर हो जाओगे किलोमीटर, उस एरिया का नाम अलग है। तो उस टाइम पे जो एरिया हुआ करते थे उनको उसको एरिया को सूबा कहा जाता था। और जो सूबा पे जो राज किया करते थे, जो सूबा के लोगों का कर वसूला करते थे, तो उन्हें उन्हें सूबादार कहा जाता था। सूबा में रहने वाले सूबेदार कहलाते थे। यानी वहां पर किस तरह से कर वसूला जाता था, और जो कर वसूलते थे उसे सूबेदार कहा जाता था। और उस टाइम पे भी जमींदार भी हुआ करते थे, लेकिन जमींदार कहाँ हुआ करते थे, बंगाल साइड में हुआ करते थे। और वो जमींदार क्या करते थे, एकजुट हो जाया करते थे। उनमें एकता बहुत ज्यादा पाई जाती थी, इसलिए वो एकजुट हो जाया करते थे। और उन्होंने क्या किया, जब भी मतलब उनको कर अदा नहीं करना चाहते तो वो एक साथ में होकर के मुगलों के खिलाफ आंदोलन भी कर दिया करते थे। क्यों, उनकी हिम्मत थी, ये उनकी प्रॉब्लम थी कि मतलब हमें कर नहीं देना है, हम इस चीज का बहिष्कार कर सकते हैं। उनमें ये चीज की हिम्मत बहुत देखी गई है। इसके बाद में उनकी राजस्वी मंत्री थे एक, टोडरमल। राजस्व मंत्री थे जिनका नाम था टोडरमल। तो अभी टोडरमल का कार्य क्या था, ये इन्होंने कम से कम क्या किया, 10 साल तक प्रत्येक सूबे की जमीन पर फसलें किस तरह उपजाया जाता है और उनसे उनको क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या लाभ प्राप्त होगा। ये राजस्व मंत्री थे जिनका नाम था टोडरमल। और इनका कार्य क्या था, इन्होंने 10 साल तक क्या किया, सूबे के प्रत्येक जो प्रांत है उनकी जमीनों में रह करके उनका निरीक्षण किया। अच्छे से निरीक्षण करने के बाद कि मतलब जिस जमीन में कौन सी फसल उगाई जा रही है और किस तरह से इसको उपजाया जा रहा है, उसमें कितना हमें प्रॉफिट हासिल हो रहा है। यानी इतना सब कुछ 10 साल करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, प्रत्येक प्रांत का फसलों की कीमत के आधार पर कर लागू कर दिया। यानी कि हर साल में इस फसल में इतना प्रॉफिट हुआ है, इस फसल में इतना लॉस हुआ है, ये फसल हमारे लिए प्रॉफिट साबित हुई 10 सालों में खेती का पूरा निरीक्षण करके। और सबसे ज्यादा जो फसल उगाई गई है उस पर सबसे ज्यादा उन्होंने कर लागू कर दिया। अब ये कर का जो इस्तेमाल है वो अकबर के दरबार में किया जाता था। यानी जो उनका वेतन हुआ, नौकर हुआ करते थे, यानी जो मनसबदार हुआ करते, सूबेदार हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, बड़े बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, जो सैनिक हुआ करते थे, तो इन सब का कहाँ से आया करता था बंदोबस्त, तो इन्हीं के कर के द्वारा इनसे कर लिया करते थे। और जो अकबर थे वो जो उनके अधीन स्वीकार करे, यानी उनका आज्ञा का पालन करे, उसको तो वो हमेशा सम्मान की नजर से देखा करते थे। और जो लोग इनको सम्राट नहीं मानते थे, जो इनका आज्ञा का पालन नहीं करते थे, वो हमेशा उनके साथ
बेहद बुरी तरीके से दुर्व्यवहार किया करते थे, यानी उनको बख्शते नहीं थे, उनके साथ जो भी चाहे वो कर लिया करते थे। यानी वो एक राजा थे और उनका ही वहां पर शासन था, तो वो डेफिनेटली चाहे प्रजा चाहे चाहे ना चाहे, जो डर जाते थे वो उनको अपना सम्राट घोषित कर लेते थे, और जो डट के सामना करने वाले थे वो उनको अपना सम्राट घोषित नहीं कर पाते थे। अब अकबर का शासनकाल में 1556 से 1570 के बीच में जो अफगान शासक थे, कौन कौन, जो अफगान शासक थे और जो उनके निकटवर्ती राज्य थे, जैसे कि पंद्रह सौ इकसठ में मालवा तथा गोंडवाना अफगान शासकों को निकटवर्ती राज्य 1561 मालवा तथा गोंडवाना को अपने, इन्होंने क्या किया, सैन्य अभियान चलाया, और इस सैन्य अभियान में ये काफी दूर तक कामयाब भी रहे। तो इस सैन्य अभियान चलाया इन्होंने, और मालवा गोंडवाना पे 1561 में सैन्य अभियान चलाकर वहां पर अपने सैनिक भेजकर वहां पर उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। उसके बाद में ये मारवाड़ की तरफ गए, तो मारवाड़ पे इनकी दाल नहीं गली, तो वहां पे इन्होंने चित्तौड़गढ़, उस टाइम पे चित्तौड़गढ़ में 1568 में चित्तौड़गढ़ में उस टाइम पे शासन कौन कर रहा था, तो चित्तौड़गढ़ में शासन उदय राणा सांगा का था। चित्तौड़गढ़ में क्या हुआ, उदय राणा सांगा का शासन था, तो उन्होंने क्या किया, चित्तौड़गढ़ पे हमला किया। हमला करने के बाद में क्या हुआ कि उदय राणा सांगा उनकी सम्राट के अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, यानी वो बोल रहे थे तुम मेरे अधीन रहकर शासन कार्य करो, तो ये उदय राणा सांगा ने उस बात को नहीं माना। तो उस टाइम पे ये चित्तौड़गढ़ पे कब्जा करने पे वहां के जो जितने भी बेकसूर लोग थे उन्हें भी बेमौत मार दिया गया था, यानी उन पर रहम नहीं किया गया था। क्यों नहीं रहम किया गया था, यानी उनको अपना सम्राट नहीं माना था ना, इस वजह से उनको वहां पे बेरहमों की तरह मार दिया गया था। तो ये बहुत ही दुखद घटना हुई थी उस टाइम पे। तो उदय राणा सांगा ने जब लास्ट में उन्होंने एक संधि हस्ताक्षर की, और संधि हस्ताक्षर कर करके क्या हुआ, 1568 में चित्तौड़गढ़ पर अकबर का कब्जा हो गया। और राणा सांगा ने 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा हो गया एक संधि हस्ताक्षर के द्वारा। और उदय राणा सांगा ने उदयपुर का, उसके बाद में उदयपुर को अपना साम्राज्य बनाया उन्होंने। उदयपुर को अपना साम्राज्य बनाया। इसके बाद में इन्होंने 1569 में, यानी 1569 में रणथंभौर पर हमला किया।
किस पर हमला किया इन्होंने? रणथंभौर पर हमला किया और वहां के शासक से लड़े। और वहां पे क्या थी, रणथंभौर में उस टाइम पे वहां के शासक इनकी सम्राट की अधीनता को स्वीकार कर लिया, यानी उनके अधीन देकर के कार्य करेंगे। इसलिए रणथंभौर पर भी सम्राट अकबर का कब्जा स्थापित हो गया। फिर इनका दूसरा काल था 1570 से लेके 1585 तक का। 1570 से लेकर 1585, 1572 में समथिंग उस टाइम पे क्या हुआ, गुजरात में राजपूत थे। अब वो राजपूत आपस में लड़ रहे थे, आपस में दोनों में लड़ाई हो रही थी। तो ये बात अकबर को पता चल गई। तो अकबर ने क्या किया, अपने सैनिकों को गुजरात में भेजा, यानी सैन्य अभियान चलाया गुजरात में, सैनिकों को भेजा, उसको सैन्य अभियान चलाया और उसमें वो सफल हुए। और उसमें वो काफी हद तक सफल हुआ और उन्होंने इस तरह से गुजरात पर भी अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद 1586 में वो कश्मीर की तरफ गए। सॉरी, 1585 तक का बात चल रहा है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, गुजरात में जाकर राजपूतों के सारे दौरों को वो करके उन्होंने वहां पर उन दोनों में मेल करवा करके, यानी कि गुजरात के सैन्य अभियान जब अपने सैनिकों को वहां पर भेजा तो वहां पर उनके सैनिकों ने उस माहौल को ठंडा किया। तो इस तरह से क्या हुआ कि गुजरात में भी उनका अधिकार हो गया, उनका कब्जा उनके शासन में हो गया गुजरात में। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि कंधार पर अपना कब्जा कर लिया। और कंधार में उस टाइम पे माना जाता है कि उस टाइम पे कंधार पर अपना अधिकार कर लिया। कंधार में इनके भाई थे मिर्जा हाकिम, जो कि हमेशा इनकी चुगलियों में लगा करते थे, इनके विरुद्ध रहा कर रहे हैं। यानी इनके ये शासन चलाया करते थे, अपने मौलवियों को इकट्ठा करके ले बैठ जाया करते थे। मिर्जा हाकिम का काम यह था और उनकी हमेशा बुराइयां किया करते थे, ये शासन काले से चला रहे हैं, इस तरह से चला रहे हैं, दरबार में ये कार्य अच्छा नहीं हो रहा। तो मतलब इस तरह से कार्य किया करते थे। तो वहां पर कंधार पर किसका अधिकार था, उनके भाई मिर्जा हाकिम का था। तो उनको उनसे उन्होंने विरुद्ध में उनको हरा दिया और हराने पर कंधार पर अपना अधिकार कर लिया। उसके पश्चात काबुल पर हमला किया। उसके बाद अहमदनगर तक जाके पहुंच गए। काबुल पर हमला कर अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद अहमदनगर, उसके बाद में इनका तीसरा शासन स्टार्ट हुआ है, वो हुआ तीसरे शासक में इन्होंने अहमदनगर पर अपने अधिकार में कर लिया था। तो वो हुआ था 1585 से लेकर के 1605 तक का। इससे 1586 पर कश्मीर की तरफ आगमन किया।
और कश्मीर को अपने अधीन कर लिया। और इस तरह कई जगह सैन्य अभियान चलाने से बंगाल, अहमदनगर, इन सभी जगहों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इनके बाद में इनके राज दरबार में इनके कवि थे जिनका नाम था अबुल फजल। इनके राज दरबार कवि थे राज दरबारी कवि जिनका नाम था अबुल फजल। अब ये अबुल फजल ने क्या किया, ये राज दरबारी कवि थे। अब ये अबुल फजल ने इनके लिए एक इनकी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जीवनी लिखी, उसका नाम है अकबरी, आईने अकबरी। इन्होंने क्या लिखा, अबुल फजल ने अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा और इसको अकबरनामा भी कहा जाता है। इस आईने अकबरी में इन्होंने क्या किया, इसको 3 जिल्द में लिखा था इन्होंने। आईने अकबरी को क्या किया इन्होंने, 3 जिल्द में लिखा था। जो फर्स्ट जिल्द था उसमें इन्होंने किसके बारे में बताया था, अपने मुगल साम्राज्य के पूर्वजों को बयान किया गया है फर्स्ट जिल्द में, बारे में बताया है। सेकंड में अकबर के शासनकाल को, वह साम्राज्य को बताया है। और थर्ड के अंदर थर्ड में पूरे साम्राज्य में, पूरे राज दरबार में क्या होता था, उस काल में क्या क्या हुआ, किस किस ने क्या किया, किस तरह की फसलें उगाई, किस तरह का खाना खाया जाता था, किस तरह से रहा करते थे, किस तरह शासन किया करते थे, ये सारी बातें, यानी पूर्ण रूप से सारी बातें तीसरे जिल्द में बयां किया गया है। इसके बाद में इनके जो पुत्र थे जहांगीर,
वो कौन थे? जोधाबाई के पुत्र थे और इनके सबसे बड़े पुत्र थे जहांगीर। तो जहांगीर क्या हुआ उस टाइम पे, इनसे 1599 में इनसे, जब दक्कन में थे उस टाइम पे अकबर, तो 1599 में वहां पर जाके इन्होंने वहां से इन दोनों बाप बेटे में लड़ाई होने लग गया। यानी वो बोले कि मैं राजगद्दी पे बैठने योग्य हूँ, अब आपका शासनकाल समाप्त हुआ। तो उसके बाद में वहां पे दोनों में फिर सुलह कराया गया। फिर थोड़े सालों के लिए वो शांत हो गए। जब अकबर अपनी मृत्यु शय पर थे, यानी मृत्यु की लास्ट स्टेज पे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने अपने बड़े पुत्र यानी जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उनके बाद में 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और उनको आगरा में दफनाया गया। यानी उनकी जन्म तो पाकिस्तान में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पे हुई? आगरा में हुई, यानी भारत में उनको दफनाया गया। उनके बाद में जो चौथे सम्राट बने हमारे, वो जहांगीर बने। जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। और ये इनकी माता का नाम था मरियम उज जमानी। यानी कि जहांगीर के बचपन का नाम था जहांगीर। तो उनको राज दरबारी नाम दिया गया था, यानी जहांगीर के नाम से वो शासन करेंगे। और उनका जो रियल नाम था वो था नूरुद्दीन सलीम, मोहम्मद सलीम। ये उनका रियल नाम था। और उनकी पैदाइश कब हुई थी? 31 अगस्त 1569 में। और किस जगह हुई थी? फतेहपुर सीकरी। और बहुत यातनाओं के बाद इनका जन्म हुआ था। यानी इनका नाम मोहम्मद सलीम, यानी वो जो जिनको अपना अनुयायी मानते थे अकबर, यानी जिनकी दुआओं से ये पैदा हुए थे, तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम उन्होंने रखा था, मोहम्मद सलीम। तो इनको राज दरबारी नाम दिया गया। जहांगीर इनका राज दरबारी नाम था। राज दरबारी नाम दिया गया। जब ये राजगद्दी पे बैठे तो उस टाइम पे क्या हुआ, इनके बहुत बड़े पुत्र थे। इनके सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था खुसरो मिर्जा। इनका नाम था खुसरो मिर्जा। तो इन्होंने क्या किया, उसी टाइम पे अपने पिताजी का विरोध करने लग गए। वो बोले कि अकबर मेरे दादाजी है और मुझे हक है उनके राज सिंहासन पे बैठने का। आप शासन को नहीं चला पाएंगे, आप राज सिंहासन पे ना बैठे। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, जहांगीर फोर्थ सम्राट बने। उनके बाद में ये हमेशा अपना आंदोलन खड़े कर रखते थे कि मुझे राजगद्दी पर बैठना था। जहांगीर ने अपनी लाइफ में क्या किया, उन्होंने कितनी शादियां की थी? 20 शादियां की थी उन्होंने। 20 शादियां की थी। और सबसे चहेती वाइफ जो इनकी थी, उनका नाम था मेहरुन्निसा, जिनको नूरजहां का खिताब दिया गया था। मेहरुन्निसा का नूरजहां का खिताब दिया गया था।
इनको नूरजहां खिताब दिया गया था, यानी मेहरुन निशा एक ऐसी वाइफ थी इनकी, जब ये नहीं रहा करते थे तो इनके शासन का सारे कार्य वो खुद संभाला करती थी, पूरे राज दरबार का ध्यान रखा करती थी कि शासन को किस तरह चलाना है, किस तरह किस पर नजर रखना है, किसको क्या करना है, ये सारा कार्य इनके अंडर में रहा करता था, यानी ये शासन चलाया करती थी। जब इनकी गैर मौजूदगी में अपने हस्बैंड जहांगीर की गैर मौजूदगी में वहां का शासन ये संभाला करती थी, और जहांगीर ने इन्हीं के लिए चांदी के सिक्के भी चलाए थे। चांदी के सिक्के भी चलाए थे इन्हीं के शासनकाल में। इन्होंने जो 20 शादियां की थी अपने शौक से नहीं की थी, इनकी मतलब कई तो इन्होंने प्रेम विवाह किया था, और कई इनको जिस राज्य पे कब्जा करने गए उन लोगों ने इनसे रिश्तेदारी बना करके वहां पे सैन्य संधि के तौर पर उनकी अपनी पुत्री से शादी कर देते ताकि वहां पे उनका शासन चलता रहे और उनकी पुत्री भी कुछ उस घराने में चली जाए। तो कई शादियां उन्होंने मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करने की नियत से भी की थी ताकि उनके साम्राज्य का विस्तार होता रहे, यानी जबरदस्ती लोगों पे करते थे तो वो सबसे पहले रिश्ते जोड़ने लग जाते थे। उस टाइम पे एक माइंडेड सा सोच बना रखा था कि उच्च घराने में बेटी राज भी करेगी और हम अपना शासन भी आराम से चलाया करेंगे, तो इस तरह से शादियों की संधि कर दी जाती थी। तो उस टाइम पे उस हिसाब से इन्होंने धीरे धीरे करते करते 20 शादियां इनकी हो चुकी थी, और इन 20 शादियों होने के बाद इनको कई पुत्र भी प्राप्ति हुई, और सबसे बड़ा जो इनका पुत्र था वो खुसरो मिर्जा था। उनके बाद में जो सबसे ज्यादा इनके करीब थे उनका नाम था खुर्रम, जिसको शाहजहां के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो जहांगीर थे इनका जो करेक्टर था ये बहुत ज्यादा मतलब अपने पिता के जैसे ही थे ये भी, और लोगों के धर्मों का पालन मतलब ये ज्यादा अपने मुसलमान के धर्म का पालन तो नहीं किया करते थे, यानी अपने मन मर्जी की रहा करते थे। और ये क्या करते थे, ये सबसे ज्यादा शराब पिया करते थे, नशे में रहा करते थे, बहुत ज्यादा नशा किया करते थे उस टाइम पे। तो जब ये राजगद्दी पे बैठे तो लोग बहुत सोच में पड़ गए कि अब हमारे राज्य कैसे चलेगा, हमारा सम्राट ही जब नशेड़ी है तो किस तरह से पूरे साम्राज्य का विस्तार करेगा, किस तरह से साम्राज्य को क्या शिक्षा देगा जब वो खुद ही इन चीजों का आदी बना हुआ है। तो इस तरह से क्या हुआ था उस टाइम पे, उसको राजगद्दी से हटाने का बहुत कोशिश किया गया, लेकिन एक राजा होने के नाते यानी राजा का पुत्र होने के नाते लोग ज्यादा बहिष्कार नहीं कर सके, उनको राजगद्दी पे बैठा दिया गया। वो भले वो शराब पीते थे, भले वो नशा करते थे, लोगों ने इस बात को क्या करें नजरअंदाज करना पड़ा उस टाइम पे। और जो जहांगीर थे उस टाइम पे वो चित्रकला के बहुत ज्यादा शौकीन थे। आज भी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो लंदन के ब्रिटिश शहर में 74 चित्रकला उनके संग्रहालय में स्थित है। यानी कि वो इतने ज्यादा चित्रकला के शौकीन थे कि आज भी मतलब उनके बनाए हुए 74 चित्रकला लंदन के ब्रिटिश शहर में उनके संग्रहालय में यानी म्यूजिशियन में आज भी देखा जा सकता है। तो मतलब ये क्या करते थे, अपने चित्रकला प्रदर्शन करने के लिए बाहर से लोगों को आमंत्रित किया करते थे, राज दरबार कवियों को बुलाया करते थे, चित्रकलाओं को बुलाया, चित्रकला जो करते थे उनको बुलाया करते थे, और अपने राज दरबार में खूब प्रदर्शन करा करते थे। यानी इनको बहुत शौक है चित्रकला का प्रदर्शन करने का, ये कला के बहुत ज्यादा प्रेमी हुआ करते थे उस टाइम पे। और इन्होंने इसके इसके पश्चात इन्होंने मतलब अकबर के साम्राज्य को भी इन्होंने आगे बढ़ाया है। इन्होंने क्या किया, अकबर की चाह थी मेवाड़ पर कब्जा करना,
मेवाड़ पर कब्जा करना, तो वो नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने चित्रकूट पर कब्जा कर लिया था। तो ये क्या किया, इन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी की चाह थी कि मेवाड़ भी हमारे अधिकार में रहे, वहां पर भी अपना ही शासन चले। तो इन्होंने क्या किया, मेवाड़ पर उस टाइम पर राजा था वहां का जो शासन कर रहा था अमर सिंह। और अमर सिंह उस टाइम पे किससे मिला हुआ था, अमर सिंह से इसके इनका बड़ा पुत्र जो खुसरो मिर्जा थे वो इनसे मिले हुए थे अमर सिंह से, और अमर सिंह के साथ मिलकर के अपने ही पिताजी को हराने में लगे हुए थे। तो जब जहांगीर को पता चला है कि मेरा ही पुत्र मेरा ही गला काटने में लगा हुआ है, मेरा ही रास्ता सफाया कर रहा है, यानी अमर सिंह को उसका शासन चलाने के लिए उसके साथ मिला हुआ है, यानी वो सोच रहा था कि मेवाड़ पर मिर्जा खुसरो का अधिकार रहे, इसलिए वो उसके साथ मिलकर के अपने पिताजी को हरा रहा था। लेकिन पिताजी तो पिताजी होते हैं, उन्होंने भी अपनी चाल से उन्होंने अपने सैन्य अभियान के द्वारा अपने पुत्र को तो रास्ते से हटा दिया। जब पुत्र के रास्ते से हट गया तो ये सिंगल बचा अमर सिंह। तो अमर सिंह ने भी क्या किया, उनके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। अमर सिंह ने जहांगीर के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, इसके बाद में उन्होंने बहुत से सैन्य अभियान चलाए, अहमदनगर तक अपना सैन्य अभियान चलाया। तो अहमदनगर तक अपना सैन्य अभियान चलाने के बाद में वहां पर वो सफल नहीं हुए, अहमदनगर में सैन्य अभियान चलाने पर वो सफल नहीं हुए, और अहमदनगर में अकबर भी सफल नहीं हुए थे सैन्य अभियान चलाने पर। सफल नहीं हुए। इसके बाद में इन्होंने कश्मीर का दौरा करने निकले थे। ये कश्मीर का दौरा करने गए तो वहां पर मतलब इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो अपना दिखाने के लिए ये कहाँ गए थे, कश्मीर गए थे। और इन्होंने भी अपना जीवन वृत्तांत लिखवाया था, जिसको जहांगीर नामा या फिर तुस्के जहांगीर के नाम से जाना जाता है। जो वरदान था इनका तुस्के जहांगीर या फिर जहांगीर नामा के नाम से जाना जाता है। इसमें इनकी जीवनी के बारे में लिखा है, कहा किस तरह से इन्होंने शासन किया, किस तरह से रहे, किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद में क्या हुआ, इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लग गई। ये तबीयत बिगड़ने की वजह से इन्होंने अपने पुत्र खुर्रम को यानी शाहजहां को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो और ये उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद क्या हुआ, उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी मेहरुन्निसा, उसको बुरा लगा कि इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, अब ये चला जाएगा तो उनका पुत्र खुसरो मिर्जा रह जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर पीछे से बहुत बार वार करवाए, लेकिन वो अपने वार में असफल रही। और बाद में क्या हुआ कि जब ये वहां से कश्मीर से रिटर्न लौट रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। और इनके जहांगीर इन्होंने अपना नाम इसलिए रखवाया था क्योंकि उसका मतलब होता है कि विश्व पर कब्जा करने वाला। तो जिस हिसाब से इनका नाम था उस हिसाब से अपने साम्राज्य का विस्तार तो ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कुछ दौर तक उन्होंने कोशिश की और अपना साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई। वो कहाँ हुई, पाकिस्तान के अंदर ही इनको दफना दिया गया था, और उसके बाद में उसकी राजगद्दी पर शाहजहां बैठे। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन जरूर दबाएं।